प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जॉब के हवाले से। हर एक जॉब में एक ऐसी कोई बात होती है जिसे हमें लगता है यार ये बहुत टफ है। उनमें से एक जो सबसे टफ जॉब लगेगी आपको वो लगती है सेल्स एंड मार्केटिंग की। सेल्स पर्सन में ऐसी क्या खूबियाँ होती हैं जो सेल्स बढ़ाते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी इदारे की? उनको क्या ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और क्या सबको ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है इनामुल रहमान साहब जो कि सेल्स कंसल्टेंट हैं। इनके साथ मौजूद है राव अब्दुल गफ्फार साहब जो कि कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली सर, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी, हम सबको लगता है कि सेल्स मैन होना, एक सेल्स करना एक बहुत टफ जॉब है और लिटरली है भी। तो आप मुझे बताएं कि हमें इसमें एक रिलेशनशिप रखना पड़ता है जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो भी कस्टमर्स के साथ होते हैं, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? अच्छा सेल्स पर्सन होने के लिए क्या खूबियाँ जो हैं वो दरकार होती हैं? थैंक यू वेरी मच इकरा, आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक आज लिया है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है कि आज जो हमारा नौजवान है, जो यूथ है पाकिस्तान के अंदर, वो बाय लार्ज बहुत सारे लोग जो है ना वो सेल्स की फील्ड में आ जाते हैं बाय चॉइस और बगैर चॉइस के भी। तो हमें जो है ना उनको अब ट्रेन करना चाहिए कि वो किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या करें तो ताकि जो है ना उनके रिलेशनशिप अच्छे बन सके। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि सेल्स के अंदर जो है एक टफ रोल है। Truly. और सबसे ज़्यादा ये टफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस आती हैं। तो एक स्टेटिस्टिक के मुताबिक जो है ना 80% जो कॉल्स होती हैं वो रिजेक्शन में चली जाती हैं। हाँ जी। तो उसकी रीज़न भी ये होती है कि हमारे 44% जो सेल्स पीपल होते हैं वो जब एक कॉल करते हैं उसके बाद जाते ही नहीं है दोबारा, कि जब फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करें, जैसे कि आपने बात की है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो उनकी जो प्रोडक्ट जो सेल करने जा रहे हैं उसके अंदर अंदर और बाहर उसके बारे में जानते हो, अपने जो कस्टमर है उनकी नीड्स को जानते हो। तो जब वो वहाँ पे जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को जाके उस तरह से बताएंगे तो तभी जो है वो अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे। और कंसिस्टेंट हो, टाइम पे जाएं, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी जो नीड्स हैं उनको उस वक्त जाके बताएं। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें सबसे पहले एथिक्स का ख्याल रखना, मैनर्स का ख्याल रखना और सामने जो क्लाइंट बैठा है उसके हिसाब से हमें उस टॉपिक पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली हम रील्स वगैरह में देखते तो हमें कहा जाता है ये पेन सेल आउट करके दिखाओ, सोल्ड आउट करके दिखाओ, ये सब चीज़ें शायद सिखाई जाती हैं। तो ये आप भी बेहतर बता सकते हैं कि सेल्स में ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है? ट्रेनिंग के बगैर क्या सेल्स मुमकिन नहीं है? जी, थैंक यू वेरी मच इकरा फॉर गिविंग मी चांस। आवर प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अच्छा इकरा, देखें, बीइंग ए सेल ट्रेनर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज ये समझती हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग के बगैर भी माल बिक रहा है, सेल्स हो रही है, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बिज़नेस मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं, रेवेन्यू बन रहा है। मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वो इस तरह के, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफेंस राया आपने जाना है और आप कभी गए ही नहीं है वहाँ पे, आपके और मैं आपको गूगल मैप की ऑप्शन भी नहीं दे रहा और मैं आपको गाइड भी नहीं कर रहा और आप कहता हूँ आप वहाँ पहुँचें, तो आप मुझे बताएं कि आप किसी से पूछ के जाएंगी, एड्रेस समझेंगी, कोई गलत भेज देगा आपको, उससे क्या होगा? वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप अपनी मंजिल पे पहुँच तो जाएंगी लेकिन बहुत लेट पहुँचेंगी। तो जो आपसे पहले पहुँचेगा वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा। तो इस ट्रेनिंग के बगैर सेल्स करना बिल्कुल इस तरह है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। जैसे आप अंधेरे में तीर चलाते हैं तो कोई लकीली एक आधा निशाने पे भी लग जाता है। तो अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं फोकस करती कंपनीज तो उससे क्या होता है? आप अपने प्रॉफिट को लॉस करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बर्दाश्त करते हैं। बड़ी अच्छी एक इंग्लिश की कहावत है, मैं आज ही पढ़ रहा था, इफ़ ट्रेनिंग सीम्स एक्सपेंसिव फॉर योर टीम देन लुक एट द कॉस्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। यानी अगर आप ट्रेनिंग की कॉस्ट को एक्सपेंसिव समझते हैं तो आप फिर अपनी वो कॉस्ट को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो जाएं जो आपकी टीम की इनकम्पिटेंस की वजह से आपको फेस करनी पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस, मार्केट शेयर लॉस, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हो सकता है आपकी कंपनी का नाम और निशान ही मिट जाए, नोकिया की तरह पीछे रह गए। और बहुत सारे ब्रांड है, कोडक है, याहू है, जो ट्रेनिंग्स पे और इनोवेशन पे नहीं फोकस करें। तो मैं ये समझता हूँ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये आपको सुन के खुशी होगी कि बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो पाकिस्तान में पहले ट्रेंड नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स पे एम्फसाइज करना शुरू हो गई हैं, फोकस करना शुरू हो गई हैं। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारी यूथ मुआशरा एक ग्रूम हो रहा है। और मेरा ख्याल ये बड़ी खुश आइंद बात है, जो कि पहले मल्टीनेशनल कंपनीज़ का ये समझाता था ये पर्सोना है ट्रेनिंग करानी,
लेकिन अब वहाँ पे भी फोकस देखने को मिलता है। अच्छा, जब आप किसी बंदे से मिलते हैं, जब आपके पास कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए आता है, तो आपको क्या लगता है, आप में कौन सा ऐसा स्पार्क, आप समथिंग देखते हैं ना किसी में, हर किसी में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, जब आप उसको जज कर लेते हैं ये अच्छा पर्सन है जो सेल्स एंड मार्केटिंग में समथिंग जा सकता है, आप इसमें ट्राई क्यों नहीं करते हैं, हम उसको खुद सजेस्ट करते हैं, तो आप कौन सा ऐसा स्पार्क देखते हैं उसमें? देखें, अगर आप पर्टिकुलरली सेल्स की बात करते हैं, इस पे ज़्यादा अच्छा आंसर इनाम साहब कर सकेंगे, लेकिन मैं थोड़े से अपने 2 सेंट्स पेश करना चाहूँगा। देखें, अगर हम सेल्स की डेफिनेशन को समझें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। सेल्स, आई बिलीव, उसका एक एस्पेक्ट है, दिस इज़ एवरीवेयर, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, कायल करना अपनी बात पे। हम बच्चों को कायल करते हैं अच्छी हैबिट्स के लिए, वी सेल द गुड हैबिट्स बच्चों को, और वो उनको कायल करते हैं हम। मैं अपने बॉस को इंक्रीमेंट के लिए कायल करता हूँ, तो मैं हर जगह पे सेल्स कर रहा हूँ। मैं बाज़ार में जाके किसी से निगोशिएट करता हूँ। अच्छा, मैरिजेज़ में भी हम क्या करते हैं, जब कोई 2 कपल्स मैरिज के लिए रेडी होते हैं तो वो अपने ट्रस्ट को, कंपैटिबिलिटी को, लव को सेल कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ सेल्स जॉब ऑफ परसुएशन। तो जो आपका क्वेश्चन है कि सेल्स में हम इंटरव्यू में किस चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके अंदर कितना वो स्पार्क है परसुएशन का। थोड़ी बहुत कमी हर बंदे में होती है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ एवरीवेयर, इवन मेरे में भी है, सब में होता है। तो अगर किसी के अंदर स्पार्क हो, जिसको फौलाद कहते हैं, तो उस फौलाद को या हीरे को चमक देने की ज़रूरत हो, तो ट्रेनर क्या करता है, उसको टाकी शाकी मार के चमक लाता है उसके अंदर। तो ये हम करते हैं ट्रेनिंग के हवाले से। बाकी सेल्स के हवाले से तो इनाम साहब बेहतर सर बता आप सकते हैं। बताएंगे हमें? बिल्कुल, देखिए राव ने अच्छी बात की कि उसके अंदर स्पार्क होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे सेल्स पर्सन को जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है वो किस तरह से है, वो अपने कंज्यूमर के बारे में कितना अच्छा जानता है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी है। क्योंकि आप जब सेल्स के अंदर भेज रहे होते हैं तो आप कहते हैं कंपेटिटिव एनालिसिस को कितना आता है, उसको मार्केट की नो हाउ कैसी है, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो ये चीज़ें जो है ना आप सेल्समैन के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी देखते हैं कि ये बंदा जब जाएगा तो किस तरह से बात कर पाएगा और अपनी चीज़ को सेल कैसे कर पाएगा। सही। तो सर अपने सेल्समैन को अपने दिन को मैनेज करना कितना ज़रूरी होता है, स्केड्यूल को मैनेज करना कि मुझे राइट टाइम पे ये चीज़ें करनी है एंड ऑल? ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जी। देखिए, अगर सेल्समैन जो है, मैं ये समझता हूँ कि एक सेल्समैन के लिए अपने दिन को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर रहा होता है, अपनी वो पूरी जो उसने सेल्स पिच करनी होती है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में कि एक सेल्समैन को जो जब सुबह उसने जाना है अपनी सेल्स के लिए, तो उसकी प्लानिंग उसकी रात के दिन ही शुरू हो जाती है। वो रात को ही वो सोच रहा होता है कि मैंने सुबह किस क्लाइंट के साथ जाना है, उसकी सारी वो एनालिसिस कर रहा होता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो कितना कंफर्टेबल होगा, उसको क्या चीज़ें चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी करता है, अपने लिए तैयारी करता है। तो ये एक प्लानिंग इतनी ज़रूरी है कि उसको अपने जो दिन का जो प्लानिंग है वो रात को ही अगर शुरू कर देगा तो अगले दिन का वो अपना सारा टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। सही। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ट्रेनिंग हर किसी के लिए सेम होती है? जब भी कोई सीखने के लिए आपके पास आ रहा है तो किसी भी फील्ड से ताल्लुक है तो उनकी ट्रेनिंग सेम एज इट इज़ ही होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर इस तरह करना चाहूँगा। आई एम श्योर आपने जनरेशन्स पढ़ी होंगी, जनरेशन बूमर्स, बेबी बूमर्स होते थे और अभी भी हैं हमारे बुजुर्ग। जनरेशन एक्स है, वाई है, जी है, अभी जनरेशन अल्फा भी आ गई है, अल्फा इज हियर। तो अगर इन सब जनरेशन्स को आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, तो मैं सर्टिफिकेशन में हमें ये पढ़ाया गया था कि भाई आपने जनरेशन्स के मुताबिक करनी है। तो इन सब जनरेशन्स का लर्निंग एप्टीट्यूड डिफरेंट है। Some people learn by doing the things which is the best thing. कुछ लोग presentations, reading material से सीखते हैं, कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन से सीखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन है, प्रैक्टिस की जाती है। तो ट्रेनिंग में भी इस तरह बनाए रखा जाता है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, लोग इंगेज हों, पार्टिसिपेट करें, रोल प्लेस करें, डिफरेंट वीडियोज़ बनाएं उनके रोल प्लेस के हवाले से। तो जो आपके क्वेश्चन हैं, मुझे याद है कि मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, मैं एक कंपनी में था, सेमी गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया। तो वहाँ पे जो मेरे ट्रेनीज़ थे वो मेरे फादर की एज के भी लोग थे। तो अब वहाँ पे अगर मैं उनको भी एक ही स्टाइल से पढ़ाता तो वो आउटकम नहीं आ सकता था। तो ट्रेनिंग में ये चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि मैं जो अपने प्रोग्राम्स बनाता हूँ उसमें हम ब्लेंडेड लर्निंग को रखते हैं। ब्लेंडेड यानी हर तरह का फ्लेवर हो, हर तरह की ऑडियंस उससे फ़ायदा उठा सके। ये ना कि ट्रेनिंग में यही तो फ़र्क होता है, वो 1 वे नहीं होती, वो 2 वे होती है। तो मेरा ख़्याल है कि उसके अंदर अगर ब्लेंडेड का फ्लेवर दिया जाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी जाएँ, तो पीपल एंजॉय भी करते हैं और उससे सीखते भी हैं, और ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि अमल भी करते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है ऑब्वियसली। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारा एक रहता है कि जब भी कोई सेल्स पर्सन हमारे पास आ रहा होता है ना, हम होता है झूठ ही बोल रहा होगा। एक होता है ना, एक हमारा एक बना हुआ है, एक माइंड सेट है हमारा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अब देखें, एक हम जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे अब
बड़ा कॉमन हो गया कि झूठ बोलना, और फैशन के तौर पे लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली झूठ बोलना अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है और लोग सेल्स के अंदर भी कर रहे हैं। तो मैं एक हदीस का जो है रेफरेंस दूंगा आपको कि आप सल्लल्लाहु फरमाया कि झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। तो ऑब्वियसली झूठ बोलने से माल बिक जाएगा, बरकत नहीं रहेगी, तो क्या होगा कि वो मतलब उसकी जो है अगली सेल्स नहीं आएगी। तो झूठ बोलने से कभी भी आपको रिपीट सेल नहीं मिलेगी, ये तो फॉर श्योर है। अगर आपने एक बंदे को गलत चीज़ बेच दी है तो आप कभी जो है दोबारा से उसके पास जाएंगे तो वो नहीं आएगा। और अब अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल चल रही है, क्योंकि हम बिल्कुल इसमें अभी नए हैं इस फील्ड के अंदर, तो जो लोग नए नए आते हैं वो कहते हैं बस चीज़ को अच्छा तरह से बता दो और जब हम बेच देंगे फिर देखेंगे, लेकिन उनके पास रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते। तो ऑब्वियसली ये बड़ा एक अलमिया है और इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब हम अपनी यूथ को जो ना ट्रेन भी कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी बताएं, जो आपके बेनिफिट्स हैं वो बताएं, कंज्यूमर को लेना होगा वो ले लेगा। बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, कोई महंगी चीज़ ले रहा होता है, कोई सस्ती चीज़ ले रहा होता है। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपको वो वाला सेट ऑफ कंज्यूमर मिल जाएगा जिसको ज़्यादा पैसे नहीं पे करने, तो आपको मिल जाएगी सेल। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ बोलना बिल्कुल भी आई विल से कहिए तो आपको करना ही नहीं चाहिए। मार्केट में लंबे अरसे तक सरवाइव करने के लिए ना आपको वो झूठ बोलने पे गुजारा है ही नहीं। एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स का जिक्र किया, वो मार्केट में ऐसे नजर ही नहीं आएंगे। बहुत फॉर श्योर बात है ये, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, अब हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, जैसे सब चीज़ें चल रही हैं, अब हमारे जैसे डर को लेकर ना वो इस तरह से मार्केटिंग की जाती है, हमारे साइकिक को लेकर हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, फिर ट्रेंड के साथ ही मार्केटिंग उस तरह से आ रही है। तो आप सेल्स में ऐसा कैसा लेसन देते हैं कि जो खौफ है उसको आपने माइंड में रखना है कि क्या चीज़ चल रही है उनके साथ आपने प्ले करना है? देखिए, सेल्स की में एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि सेल्स द जॉब ऑफ रिजेक्शंस। इसमें बहुत सारी रिजेक्शंस, जैसा कि नाम साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जिंदगी में अच्छा पेशेंस आ जाता है। हाँ, यस। तो जो रिजेक्शन जो है वो एक फियर है। तो सेल इज़ द जॉब ऑफ रिजेक्शंस। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं, जिसको मे बी इनाम सब सेकंड करें, कि सेल्स इज़ अ हाईली पेड प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन उठा लें, आप जितना पैसा सेल्स में बना सकते हैं ना, देन स्काई इज़ द लिमिट, ट्रस्ट मी। जितने भी सेल्स बड़े बड़े एक्सपेंसिव गैजेट्स और गाड़ियाँ यूज़ करते हुए सेल्स के आप लोगों को भी देखेंगे, दूसरे लोग भी कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अब आपका क्वेश्चन है फियर, तो जो इस फियर से बाहर आ जाता है, ये समझ लेता है कि सेल इज़ द जॉब ऑफ रिजेक्शंस, आई हैव टू फेस 9 नोज टू लिसन 1 येस आउट ऑफ 10। तो ये एक मंत्र है जिसके आप अगर जहन में बैठा लें कि भाई सेल्स में कामयाब होना है तो रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उन रिजेक्शंस के ऊपर आप सेम ही हर कस्टमर के पास जा रहे हैं, वही सेम रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ दोज रिजेक्शंस, यू आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन कि मैं उसको क्या कहूँ, हो क्यों रहा है ये? हाँ, हो क्यों रहा है। उसकी अपनी निगोशिएशन स्किल्स को, अपनी कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को बेहतर नहीं करते, अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इम्प्रूव नहीं करते, देन फिर आप वही सेल्समैन रूटीन के ही रहेंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होएंगे, फिर आपकी जो फियर है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में चलती जाएगी, फिर आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो फिर सेल्स नॉट। इसमें मैं थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहूँ, जैसे इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बातें की हैं। रिजेक्शन जो है ना वो आपको ये समझ, देखिए अगर एक सेल्समैन ये समझ ले कि रिजेक्शन क्यों आ रही है और मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है ना। आपको अपने आप की एनालिसिस करनी पड़ेगी, मुझे करना क्या। तो ये स्टेटिस्टिक्स ये बताती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 80% जो सेल्स कॉल्स आप करते हैं उसको 5 दफ़ा दोबारा जाके आपको उससे बात करने की ज़रूरत पड़ती है। पहली दफ़ा में कोई भी जो है आपकी सक्सेसफुल कॉल नहीं होती है। तो 44% जो लोग होते हैं वो पहली कॉल के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं। 10% सेल्स पीपल वो होते हैं जो तीसरी दफ़ा में जाके हिम्मत हार जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 100 सेल्समैन हैं और उनमें से अगर 44% 3 दफ़ा में हार गए और 10% जो है चौथी दफ़ा जाके हार गए, तो इसका मतलब कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं करते। रिजेक्शन हुई, पीछे चले गए। तो जैसे राव ने कहा कि इस जॉब ऑफ रिजेक्शन, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। और वो आपने जैसे शुरू में बात की थी, जब बार बार जाएंगे तो पेशेंस भी आएगी और सीखेंगे भी आप। तो जब ये बार बार जाने से सीखेंगे आप, तो ऑब्वियसली फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक जो है ना स्किल डेवलप हो जाएगी कि मैंने अब इस बंदे को हैंडल कैसे करना है। तो इवेंचुअली फिर आप जीतना शुरू कर देंगे। इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताऊंगा, एक होती है कोल्ड लीड और एक होती है वार्म लीड। कोल्ड लीड के अंदर जब पहली दफ़ा जाते हैं, तो अगर 100 दफ़ा जाएंगे, 100 कस्टमर्स के पास जाएंगे, तो आप सिर्फ 1 से 3% तक जो है ना सक्सेसफुल रेट है। okay. और अगर आपकी वार्म लीड है, वार्म लीड वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, जिनको पता है कि ये लोग ये काम कर रहे हैं और इस अरसे से कर रहे हैं और एक सर्टन लेवल ऑफ उनको नो हाउ है, उनके पास जाते हैं। तो 20% जो वार्म लीड्स होते हैं उनके अंदर चांसेस होता है कि वो तीसरी या चौथी दफ़ा आपसे वो प्रोडक्ट ले लें या आपकी बात मान लें। तो
अगेन आई वुड से कि रिजेक्शन को जहन में रखना है, सेल्समैन ने उससे हिम्मत नहीं हारनी। की चीज़ ये है कि आपको बार बार करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि नेचर हमें कैसे सिखाती है। एक 10 माह का बच्चा जब वो चलना नहीं सीखता तो वो बार बार चलता है और गिरता है, बार बार चलता है और गिरता है, वो हिम्मत नहीं हारता जब तक वो चलना नहीं सीख जाता। कई बच्चे जो है 10 माह की उम्र में शुरू करते हैं और 13-14 माह की उम्र में जाके चलना सीखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने महीने उन्होंने जो है रिजेक्शन देखी है, उसके बाद जाके वो सक्सेस हुए। तो हमें अपना बचपन से सीखना चाहिए। एक्चुअली उनको पता नहीं होता ना एक्चुअली रिजेक्शन है क्या, बड़ी वो अच्छी ट्राई कर example रहे होते हैं वैसे। अच्छा, इन अदर कॉमन वर्ड्स, आम बंदे की अगर मैं बात करूं, इफ यू डोंट माइंड, हम ये कह सकते हैं सेल्समैन को सबसे जरूरी है ढीठ होना। एक yes. कॉमन वर्ड है ना कि हमें वो चीज़ नहीं करना, कोई ना कह रहा कोई मसला नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक ढीठ होना बहुत जरूरी है हमें। आई वुड पार्शली एग्री विद यू कि ढीठ होना चाहिए। ढीठ होने का मतलब ये है कि आप जो है वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, रेजिलियंस है आपके अंदर। Resilience होनी चाहिए। या मेरा भी यही वही है। बिल्कुल। तो जब आप एक बंदे के पीछे पड़ जाएं, आप क्लाइंट के पीछे पड़ जाएं और आप उसको आप पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन आपको अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो आपको हाँ, yes. obviously with With training, training. अदरवाइज इरिटेट करेंगे हाँ, आप। और exactly. आपको एक नई चीज़ के साथ आना चाहिए। एक्चुअली हम देखें सेल्स के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सेल करना चाहते हैं। मैं अगर आपको ये पानी की बोतल पड़ी हुई है आपको बेचना चाहूँगा, मैं बस कहूँगा बस आप खरीदो किसी तरह से। मैं ये नहीं एनालाइज करूंगा कि इकरा को प्यास भी लगी हुई है या नहीं है, उसको पानी चाहिए या उसको जूस चाहिए, या कब प्यास लगेगी, हाँ, राइट टाइम क्या है, ब्रांड उस कॉन्शियस चीज़ है, का, व्हाट इज हाँ। इन फॉर इकरा। अगर Exactly. मैं पहली दफ़ा आया और आपने कहा भाई मुझे पानी तो नहीं चाहिए, तो मेरी रिजेक्शन होगी, तो अब मुझे दूसरी दफ़ा आने के मैं दोबारा नहीं कहूँगा भाई पानी लेने, मैं कहूँगा अच्छा आपको प्यास लग रही है, आपको इतनी एक गर्मी हो ऐसी रही है, नई चीज़ आई है मार्केट में। मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कुछ लोगों ने पानी के अंदर जो है वो सोडा डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, तो ये Exactly, लोगों की exactly. नीड्स को देख रहे होते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैं जब सेकंड टाइम जाऊंगा तो क्या अपने करूंगा, सही करना होगा। है। सर मैं आपसे पूछूंगी ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एज एन ट्रेनी के लिए और सेल्समैन हाँ के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए होता है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग में। और मैंने जो देखा है कि ट्रेनिंग में आई बिलीव, मैं इसको इस तरह कह रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि ट्रेनिंग रूम में ख़त्म तो होती है लेकिन शुरू मार्केट में होती है। ट्रेनिंग सेशन क्लासरूम में ख़त्म हो गया लेकिन शुरू मार्केट में होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोग अपनी पुरानी हैबिट्स को, पुरानी प्रैक्टिसेस को गिव अप नहीं करते और नई प्रैक्टिसेस और हैबिट्स को पे अमल नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी है कि अगर जो आपने सीखा है आप उसको 48 आवर्स के अंदर अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो देन यू वेस्टेड दैट ट्रेनिंग, देन यू वेस्टेड दैट लर्निंग। दैट्स इज प्रूवन रिसर्च। तो हमें भी ये चैलेंज आता है कि लोग ट्रेनिंग के बाद अपने जो माइंडसेट है ना, फिक्स माइंडसेट कि यार जो मैं कर रहा था मुझे उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे क्या नया कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा मज़े का किस्सा है अगर आप सुनना चाहें। फॉर श्योर। जी, वो ये कि एक ट्रेनिंग में मेरे एक चैलेंज फेस आया ना सब। एक ट्रेनी था मेरा, वो मुझे कहता जी, ये एक्सप्रेशन दे रहा था कि मुझे सब कुछ आता है और जैसे हम क्लास में बैठे जैसे रहते हाँ हैं। वो सब कुछ उसको आता है, उसको उसने ये शो कराया कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ सीजनल ट्रेनर और सीजनल सेल्स पर्सन, तो उसको ज़रूरत नहीं है। मैंने एक काम ये किया, मैंने रोल प्ले कराया। रोल प्ले में मैंने कुछ सिनेरियोज रखे उसके सामने और उसको इन्वॉल्व कर लिया। उससे हुआ ये कि उसको फील हुआ कि यार मुझे कुछ चीज़ों में फंस गया ना वो, तो उसको फील हुआ कि यार आई नीड टू लर्न दिस स्किल एज वेल। तो फिर डू यू बिलीव कि उसने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मैंने उसकी सेल्स ट्रेंड देखी तो इट वाज ग्रोइंग। तो इस तरह भी होता है। तो चैलेंज ये आता ज़रूर है लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए, उसके जो पीपल मैनेजर्स हैं, बॉसेस हैं, उनको मोटिवेट करें छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करने के ऊपर। तो उस फिक्स माइंडसेट को हम ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही। सर हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सेल्स ट्रेनिंग में ऐसा कौन सा अहम सबक होता है जो आप उसको देते हैं, अगर आप बता सकें? जी, ट्रेनिंग में जो सबसे अहम सबक होता है वो ये होता है कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करें। ओके। आप जो है एक्टिव लिसनिंग करें, आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा रखें, अपनी एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करें और अपनी यूएसपीज़ जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स उन पर फोकस करें। हर आप जाते साथ चीज़ें बेचना ना शुरू कर दें, पहले एक रैपो बिल्डिंग करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, अपने कस्टमर को उसके नाम से बुलाएं, स्माइल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का जब ख्याल रखते हैं आप, मैं ये समझता हूँ कि ट्रेनिंग में ना 2 तरह की स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक सॉफ्ट स्किल्स, एक हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केट का यूएसपी वगैरह वगैरह, वेयर सॉफ्ट स्किल इज़ योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मेरा सबक तो यही है कि ये सबक पे अमल करें। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। सर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं इसी चीज़ को अगर साथ लेके चलूँ कि जब आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि राव जब हमारे पास भी आते हैं, हम अपने सेल्स लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ और मैं टीम को कह रहा होता हूँ कि वो, क्योंकि वो उस
एक घंटे की या एक दिन की ट्रेनिंग में होते हैं, तो वो PhD नहीं कर पा रहे होते, तो वो बस सीख रहे होते हैं। तो उनको पैगाम ये होता है कि यहाँ से आपने एक वो कॉन्फिडेंस लेके जाना है और एक अपने अंदर वो डालनी है कि मैं कर सकता हूँ। आपने अपने अंदर की एक तब्दीली लेकर आनी है कि कोई दुनिया का काम मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि चैलेंजेस क्या आते हैं, आप जब आप किसी जगह पे खड़े होते हैं, कस्टमर के पास बैठे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है कि शायद ये बात नहीं बन पाएगी, कुछ हो जाएगा, तो आपको हर वक्त ये सोचना है कि नहीं, आई कैन डू दैट। सो दैट कॉन्फिडेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड। और वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ एक डेवलप हो जाए, तो आप आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करते हैं तो हर रोज़ के दिन आपके अंदर ये डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती ठीक है। हो गया, बहुत शुक्रिया सर Thank आप you दोनों very का प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो शेयर करने के लिए। और इसके साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, प्रोफेशन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा मिथ्स बनाती हैं कि ये वाला प्रोफेशन ठीक है, ये नहीं ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, प्रोफेशन हर कोई बेहतरीन होता है।